स्टूडेंट्स, अध्याय 2 बहुपद में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका उदाहरण 3 हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं कि इसमें हमें क्या दिया गया है। इसमें हमें एक बहुपद दिया गया है जो कि है x वर्ग माइनस 3। अब इसके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं और जब शून्यक ज्ञात हो जाएं तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। मतलब पहले शून्यक ज्ञात करना है और फिर जांच करनी है। तो इस सवाल को हम उसी तरीके से करेंगे जैसा हमें बोर्ड एग्जाम में करना है, स्टेप बाय स्टेप, और इसको समझते भी चलेंगे तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाना। देखो, सबसे पहले जो हमें बहुपद दिया रहता है हम उसी को लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे दिया गया द्विघात बहुपद, और ये जो बहुपद दिया गया है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये द्विघात है क्योंकि इसमें अधिकतम 2 की घात है, इसलिए द्विघात बहुपद रहेगा। अब इसके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो इसको रफ में समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखो, एक्स वर्ग लिखा है और माइनस में क्या लिखा है 3। तो देखो, इसके ऊपर तो वर्ग लगा है लेकिन इसके ऊपर वर्ग नहीं लगा है। अगर इसके भी ऊपर वर्ग लग जाए तो ये सॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है? हमने एक सर्वसमीका पढ़ी हुई है कि ए वर्ग बीच में लगा हो माइनस और फिर हो बी वर्ग, तो इसका जो आंसर आता है वो होता है एक कोष्टक में ए धन बी यानी ए प्लस बी, और एक कोष्टक में हम लिख सकते हैं ए माइनस बी। तो अगर इस तरीके से कोई चीज लिखी है कि पहली संख्या पे वर्ग लगा है माइनस दूसरी संख्या पे भी वर्ग लगा है, तो हम उसको लिख सकते हैं एक कोष्टक में पहली संख्या धन दूसरी संख्या, दूसरे कोष्टक में पहली संख्या ऋण दूसरी संख्या। लेकिन इसमें हमें एक दिक्कत है कि इस पे तो वर्ग लगा है लेकिन इस पे वर्ग नहीं लगा है। तो क्या हम इस पे भी अपने मन से वर्ग लगा सकते हैं? तो आंसर है नहीं। अगर हमने इस पे वर्ग लगा दिया तो देखो क्या होगा। अगर हम क्या करेंगे, जैसे हमने थोड़ी देर के लिए माना कि एक्स वर्ग, और हमने कहा कि हमारी सर्वसमीका में दोनों पे वर्ग चाहिए, तो हमने 3 पे भी वर्ग लगा दिया। तो 3 पे वर्ग लगाने से इसका उत्तर हो जाएगा 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो ये तो सवाल ही बदल दिया हमने। हमें 3 दिया है तो हम ऐसा कुछ करें कि ये 3 भी लिखा रहे और वर्ग भी लग जाए। तो हमने एक दिमाग लगाया कि अगर हम करनी 3 लिख देते हैं और इस पे वर्ग लगा देते हैं तो करनी 3 का वर्ग का मतलब क्या होता है? करनी 3 गुणित करनी 3। तो करनी 3 का करनी 3 में गुणा करोगे तो 3 बाहर भी आ जाएगा। मतलब इस 3 को हम लिख सकते हैं करनी 3 का वर्ग। यानी हमने एक एक्स वर्ग तो ज्यों का त्यों लिखा, और जो 3 है इसकी जगह पे हमने करनी 3 लिखा और इस पे वर्ग लगा दिया, तो इसका आंसर ये 3 ही रहेगा। यानी सवाल भी नहीं बदला और दोनों पे वर्ग भी लग गया। समझ में आया थोड़ा बहुत? मतलब ये है कि अगर हम करनी लगा के किसी भी संख्या का वर्ग लगाते हैं तो करनी वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा तो 3 ही आएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो। जैसे आपके सामने लिखा होता एक्स वर्ग माइनस 5, तो इसको आप कैसे करते? इस पे वर्ग लगा है, इस पे भी अगर आप वर्ग लगाना चाहो और 5 भी लिखा रहे तो आप करनी 5 का वर्ग कर देते इस तरीके से। तो ये और ये बिल्कुल सेम लिखा है। देखो, एक्स वर्ग माइनस वर्ग से वर्गमूल काटेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा। जैसे आपके सामने लिखा है एक्स वर्ग माइनस 7। अब आपको क्या करना है कि इस पे वर्ग लगा है, आप चाह रहे हैं कि इस पे भी वर्ग लग जाए, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। 7 भी लिखा रहे तो 7 में आपको करनी 7 कर देना है। मतलब करनी लगा के वर्ग लगाओगे तो क्या होगा? करनी 7 का मतलब क्या होगा? करनी 7 गुणित करनी 7। करनी 7 के ऊपर वर्ग लगा है, इसका मतलब करनी 7 गुणित करनी 7। तो करनी 7 से 7 बाहर आ जाएंगे दोनों जगह से, है ना। समान संख्या करनी में जब गुणा करती है तो संख्या बाहर आती है। तो ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ पे किया कि 3 का हमने करनी 3 का वर्ग लगा लिया। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब ये हो गया ए वर्ग माइनस बी वर्ग। तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं ए वर्ग की जगह पे एक्स वर्ग और बी की जगह पे करनी 3 का वर्ग हो गया। ये देखो, तो जब ऐसा है तो पहले हम अपने सवाल पे वापस आते हैं और हम दोनों पे वर्ग लगाने के लिए क्या करेंगे? एक्स के ऊपर 2 की घात लगा दिया माइनस, अब 3 भी लिखा रहे और वर्ग भी लग जाए तो हमने करनी 3 लिखा और इस पे हमें क्या लगा देना है? वर्ग लगा देना है। ये देखो, तो अब ये 3 ही लिखा है, बस 3 को लिखने का तरीका बदल गया है। दोनों पे वर्ग है। जब दोनों पे वर्ग हो तो पहली संख्या धन दूसरी संख्या, पहली संख्या x है, बीच में लगेगा धन, और फिर दूसरी संख्या करनी 3 है, ये लिख दिया। पहली संख्या धन दूसरी संख्या और पहली संख्या ऋण यानी माइनस दूसरी संख्या, ये आप कर सकते हो।
क्यों कर सकते हो? सर्व समीका मैंने आपको दिखाई है, ये देखिएगा a वर्ग माइनस b वर्ग, तो पहली संख्या धन दूसरी संख्या एक कोष्टक में और पहली संख्या ऋण दूसरी संख्या एक कोष्टक में। क्योंकि a का मान x है और b का मान करणी 3 है, तो a यानी a का मान कितना है, x है, तो x धन b का मान कितना है, करणी 3, तो x धन करणी 3 और x ऋण करणी 3 सर्व समीका के हिसाब से करोगे, इसका मतलब यही होगा। अब यहाँ पे आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आप यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि क्यों आया। तो आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये सर्व समीकरण आपको अपनी एग्जाम कॉपी में लिख के आना है। अब इसके बाद शून्यक हमें ज्ञात करने हैं, तो शून्यक के लिए ये तो गुणनखंड हो गए। शून्यक के लिए तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए हमने हेडिंग डाल दी। अब पहले कोष्टक के बराबर 0 लेते हैं जब भी हम शून्यक ज्ञात करते हैं, यानी कि x प्लस करणी 3 बराबर 0, और बीच में लिखेंगे या, और x माइनस करणी 3 बराबर 0। अब ये प्लस का करणी 3 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो x बराबर माइनस करणी 3। यहाँ पे देखो ये माइनस का करणी 3 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, तो प्लस का करणी 3। क्लियर है ना? तो ये शून्यक आ गए, तो इन्हें हम अल्फा और बीटा से दर्शा सकते हैं कि अतः शून्यक। और मैंने आपको बताया था कि शून्यक जो होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। ये यूनान देश के शब्द हैं, यूनानी भाषा के। तो अल्फा जो है वो पहला है माइनस करणी 3, तो पहला शून्यक अल्फा हो गया, और दूसरा शून्यक ये बीटा का चिन्ह है, दूसरा शून्यक बीटा बराबर करणी 3। तो पहले शून्यक को हम अल्फा मानते हैं और दूसरे शून्यक को हम बीटा मानते हैं। अल्फा और बीटा दोनों यूनानी शब्द हैं। आगे आप गामा भी पढ़ोगे बाद में, ठीक है? तो अभी अल्फा और बीटा बस आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जब शून्यक आपको ज्ञात हो जाए तो अब आपको जांच करनी है, तो आप हेडिंग लगाओगे जांच। जांच के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल बराबर, अब यहाँ पे होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। अब शून्यक अल्फा बीटा है, और ये जो पहले जांच का ये पहला सूत्र है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। और एक और सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, शून्यकों का योगफल का सूत्र ये होता है और शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है अचर राशि बटे एक्स वर्ग का गुणांक। दोनों सूत्र अच्छे से लिख के इन्हें याद कर लेना, बहुत सरल है। बटे में यहाँ पे एक्स वर्ग का गुणांक होगा, यहाँ पे भी एक्स वर्ग का गुणांक है। बटे में दोनों जगह सेम है। योगफल में ऊपर रहता है माइनस एक्स का गुणांक और गुणनफल में रहता है अचर राशि। याद कर लोगे? चलो, अब ये हमने लिखा। अब शून्यकों का योगफल, शून्यक कौन कौन से? अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, और ये हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब इसके बाद देखना है कि अल्फा का मान कितना है और बीटा का मान कितना है। तो देखो अल्फा का मान है माइनस करणी 3, तो माइनस और अल्फा की जगह पे माइनस करणी 3 आ गया, ठीक है? और प्लस लगा है तो प्लस। बीटा का मान कितना है? करणी 3, तो बीटा की जगह पे करणी 3 रख देना, और ये फिर से ज्यों का त्यों। इसके बाद देखो इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो हम 1 कर सकते हैं। अब माइनस करणी 3 और प्लस करणी 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा, तो 0 मान सकते हैं। और बटे में क्या है? 1, तो बटे का 1 लिख सकते हैं, और फिर से ये वाला हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो माइनस है उसको इस तरफ पहुंचा दो, तो माइनस का 0 हो जाएगा और बटे 1 बराबर ये फिर से ज्यों का त्यों। अब चाहे माइनस का 0 हो चाहे प्लस का 0 हो, वो 0 ही रहता है, तो 0 बटे 1 बराबर ये फिर से ज्यों का त्यों। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये 0 माइनस इस तरफ आएगा, तो ये हमें वापस नहीं लिखना है, सॉरी, ये भी नहीं लिखना है। तो x का गुणांक है वो कितना है? 0। सवाल देखिए, जो हमें द्विघात बहुपद दिया गया था उसमें x का गुणांक है ही नहीं, मतलब x ही नहीं है अकेला। जैसे अगर कोई बहुपद होता था, जैसे मान लीजिए x वर्ग धन 7x धन 12, अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसमें x का गुणांक कितना होता था? 7। लेकिन बताइए इस वाले द्विघात बहुपद में क्या आपको कहीं x दिख रहा है? आंसर है नहीं। जब x ही नहीं है तो उसका गुणांक 0 ही आएगा। मतलब जो हमने जांच की है वो एकदम सही है। x का गुणांक, जब x है ही नहीं तो उसका गुणांक कितना होगा? 0। x वर्ग का गुणांक कितना होगा? 1।
तो क्या x वर्ग का गुणांक 1 है? हमने देखा बिल्कुल x वर्ग के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो x वर्ग का गुणांक 1 है। तो ये जांच में शून्यकों का योगफल तो सही पाया गया, तो हम लिखेंगे जो कि सत्य है। अब हम निकाल देते हैं शून्यकों का गुणनफल। ये देखिए शून्यकों का गुणनफल अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक, तो ये निकालेंगे अब हम। तो हमने यहाँ पे लिखा शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब शून्यक कौन कौन से हैं? हमारे अल्फा बीटा शून्यक हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अल्फा बराबर माइनस करनी 3 है और बीटा बराबर करनी 3 है। इन दोनों का गुणनफल कर लेते हैं। माइनस करनी 3 गुणित प्लस करनी 3 और बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं बराबर ये ज्यों का त्यों। इसके बाद करनी 3 और करनी 3 का गुणा होगा तो 3 बाहर आ जाएगा और माइनस है तो माइनस और बटे में 1 आ जाएगा बराबर ये फिर से ज्यों का त्यों। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि अचर राशि है -3। क्या सच में है हमारे बहुपद में? ये हमारा बहुपद था। इसमें देखो ये संख्या जो सबसे आखिरी में लिखी होती है वही अचर राशि है जो कि -3 सच में है, और x वर्ग का गुणांक 1 है, जो कि हम देख पा रहे हैं कि x वर्ग का गुणांक 1 है। तो नीचे लिखेंगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। इस प्रकार हमने देखा ये सवाल जांच में भी सही पाया गया। अब आप इसे बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है? वीडियो को पॉज कर करके यहाँ से, इसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये, फिर इसके बाद यहाँ पे, ठीक है? तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।